हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ी बातचीत की थी और अलग अलग टाइप की सीरीज देखी थी, अगर आपको याद है तो। जिसमें सबसे पहली जो सीरीज आती है, सबसे पहले तो बामर ने ये सीरीज डिफाइन की थी, बट सबसे पहले जो आती है लोअर लेवल पर, वो कौन सी सीरीज है? लेमैन। सेकंड वन क्या थी? बामर। थर्ड वन कौन सी थी? पास्चन। बराबर। फोर्थ वन ब्रैकेट एंड फिफ्थ वन क्या था? पी फंड जो है, वो नाम की एक सीरीज थी। सबके ग्राउंड स्टेट हमने लिखे थे, मतलब शुरुआती स्टेट कौन सा है और लास्ट स्टेट जो है वो कौन सा है, फाइनल स्टेट कौन सा है, वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। बराबर। एटम जो है उसका एक रफ आइडिया जो है, बीच में न्यूक्लियस होता है, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं। वो नील्स बोहर ने कहा था, वो हमने यहाँ पर लिखा था। उसके तीन चार पोस्टुलेट्स है, वो हमें देखनी है। और मैंने रीडबर्ग के दो कांस्टेंट जो है वो आपको याद रखवाए थे। आज उसका कन्वर्जन लेंगे। कन्वर्जन मतलब ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 वाला कांस्टेंट क्या है वो देखेंगे, और उसके ऊपर से हम ये 109677 वाला जो फॉर्मूला है वो कैसा आया वो भी देखेंगे। बराबर है। बट सबसे पहले हम जो उसकी 3 से 4 पोस्टुलेट्स और सब पोस्टुलेट्स जो बाकी के 3 4 है वो देखते हैं, जिसे कहा जाता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन। बराबर है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ना है हमें, बट पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए ही पढ़ना है, ये आप याद रखिए। क्यों, उसका रीजन भी आएगा। बाकी के एलिमेंट के लिए क्यों नहीं, वो भी हम देखेंगे। वो उसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन का जो है वो स्ट्रक्चर, मतलब कि एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर पाया। बट सबसे पहली जो पोस्टुलेट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की, वो क्या है? तो उसने ये कहा कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। The electron present in the hydrogen atom move around the nucleus in a circular path, मतलब कि सर्कुलर पाथ में वो घूमता रहता है। बराबर है। बट उसकी रेडियस जो है वो फिक्स होती है, एनर्जी जो है वो भी क्या होती है? फिक्स। अब देखिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा समझने लायक है। रेडियस फिक्स होती है, ये हमने कहा। रेडियस क्या होती है? फिक्स होती है। और एनर्जी भी फिक्स होती है। अब क्या फिक्स नहीं होना चाहिए? चलो मैं ये समझ लेता हूं कि जो रेडियस है वो फिक्स है, बट एनर्जी फिक्स नहीं रहनी चाहिए। कोई कहेगा क्यों? ये कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व होता है, हमने ये कहा यहां पर। बराबर है। अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली मूव होती है तो उसकी एनर्जी में तो विद द टाइम क्या होगा? डिक्रीमेंट होना चाहिए ना। एनर्जी वेस्ट होगी मूवमेंट में। आप कंटिन्यूअसली भागा दौड़ी करते रहते हो तो आपकी एनर्जी भी कम होती है। बराबर है। मेरा लेक्चर लास्ट है तो सुबह से आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो यहां तक आते आते आपकी एनर्जी में थोड़ी डिक्रीमेंट तो हुई होगी। बराबर है। तो सेम इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली मूव अगर होगा तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। वही तो रूथरफोर्ड की लिमिटेशन थी, याद करिए कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, उसने ये नहीं कहा था ऑर्बिट में मूव होते हैं, बट उसने ये कहा था सर्कुलर पाथ में मूव होता है। तो मूव होता है तो एनर्जी उसकी डिक्रीज होनी चाहिए। तो क्यों नहीं होती? तो रूथरफोर्ड आंसर नहीं दे पाया था। बट नील्स बोहर ने पोस्टुलेट में क्या कहा कि एनर्जी भी फिक्स है और रेडियस भी फिक्स है। बराबर। वो उसका जस्टिफिकेशन देगा, कोई सोच समझ कर उसने कहा होगा। बट पहली पोस्टुलेट उसने ये कही कि भाई रेडियस और एनर्जी दोनों क्या होती है? फिक्स होती है। और ऐसे सर्कुलर पाथ को जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है उसे हम नाम देंगे ऑर्बिट। उसे हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिट। अब कई बच्चे हैं ना, वो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस नहीं समझते। एक्चुअली में बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये खास याद रखिए। तो ऑर्बिट की जगह पर कभी आप ऑर्बिटल मत यूज करो, और ऑर्बिटल वर्ड की जगह पर कभी आप ऑर्बिट वर्ड यूज मत करो। बराबर। दोनों अलग है। अभी आपको पता चलेगा जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फासला है, क्या फर्क है। बराबर है। बट ये जो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व होता रहता है, उसे हम क्या नाम देंगे? ऑर्बिट नाम देंगे। दूसरा, ऐसी जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव होता रहता है, वो ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट के नाम से भी जानी जाती है। मतलब उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो वहां पर फिक्स होती है।
वैसा जो स्टेट है जिसमें होनी चाहिए उतनी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की, कंटिन्यूअसली जो पाथ पर वो मूव होता है, वो स्टेट को, वो एनर्जी लेवल, ऑर्बिट मतलब एनर्जी लेवल, ये खास याद रखिएगा, उसे नाम दिया जाता है ग्राउंड स्टेट, या तो दूसरा नाम कई बार दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट, जिसमें वो स्टेबल होता है। तो ग्राउंड स्टेट का दूसरा नाम क्या है भैया? स्टेशनरी स्टेट, ये भी याद रखिए। हम ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जहां होना चाहिए वही ऑर्बिट में है तो उसे ग्राउंड स्टेट, या दूसरा नाम क्या देंगे? स्टेशनरी स्टेट, ये हम नाम देंगे। बराबर है। ये ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर पाथ है, याद रखना। तो पहली पोस्टुलेट ये थी बोहर की कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए बोल रहे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, और वो जो एनर्जी लेवल है, सर्कुलर पाथ है, उसे हम ऑर्बिट कहेंगे। और वो पहली ऑर्बिट जो है वही वो इलेक्ट्रॉन की क्या है? तो ग्राउंड स्टेट है। बराबर है। या तो दूसरा नाम उसका क्या है? स्टेशनरी स्टेट है। ये हुई एक पोस्टुलेट। दूसरी पोस्टुलेट उसने क्या दी कि भाई यहां पर तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है, जब तक वो रिवॉल्व होता है ये ऑर्बिट में उसकी एनर्जी में कोई चेंज होता नहीं है। बट दूसरी पोस्टुलेट में उसने क्या कहा कि उसकी एनर्जी सिर्फ तभी चेंज होती है, मतलब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर इसके हिसाब से देखें तो चेंज नहीं होती, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती है, बट इट चेंजेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स और emits some amount of energy। ऐसा कब होता है? वैसे तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। बट वो सिर्फ चेंज होती है कब? जब वो मूव होता है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। इसकी एनर्जी में सिर्फ कब चेंज होता है? जब इलेक्ट्रॉन या तो जहां पर है उससे कम एनर्जी वाली ऑर्बिट में जाए या उससे ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिट में जाए। आपको पता है एटम के आजू बाजू ऑर्बिट जो है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में, मतलब कि जिसका सेंटर कॉमन हो, ऐसे सर्कल्स के फॉर्म में ऑर्बिट रहती है, पर्टिकुलर एनर्जी का लेवल है। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है सेकेंड ऑर्बिट में, तो वो कंटिन्यूसली सेकेंड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। बट कब इसकी एनर्जी चेंज होगी? जब वो कहीं से एनर्जी गेन करेगा, मतलब लाइट के फॉर्म में या कोई और फॉर्म में एनर्जी अगर मिली है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो वो दूर जाएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। बट कोई चीज ने उसके पास से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो लोअर लेवल में जाएगा। तो खास याद रखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देन इट मूव्स टुवर्ड्स द हायर एनर्जी लेवल, बट इफ इट एमिट्स some amount of energy or liberates some amount of energy then it migrate towards lower energy state। वो न्यूक्लियस के नजदीक आता है, वो आपको याद रखना है। बराबर है। और तब एनर्जी में थोड़ा चेंज होता है जिसे हम नाम देते हैं डेल्टा ई। वो एनर्जी का चेंज है, वो डिफरेंस कितना होता है? डेल्टा ई जितना होता है। आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, याद करिए, लास्ट लेक्चर जो हमने लिया 2 दिन पहले का लेक्चर था, उसमें यहाँ पर हमने एक लाइन स्पेक्ट्रा लिया था, याद करिए। उसमें हमने आपको क्या समझाया था कि ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब ओरिजिनल उसका एनर्जी लेवल है, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन था, ये वाला पॉइंट। अब जब उसने, यहां पर भी मैंने सेम चीज समझाई थी कि जब उसने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। बट थोड़ी देर में वो क्या करेगा, फिर से वो ईएमआर या कोई एनर्जी इमिट करेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो फर्स्ट में से सेकंड में भी जा सकता है, फर्स्ट में से थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट में से फोर्थ में भी जा सकता है। डिपेंड्स कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। बट वो वहां पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं, वो क्या करेगा, फिर से एनर्जी एमिट करके वापस आएगा। और जब वापस आएगा ना, तो उसने जो एब्जॉर्ब की है वो एनर्जी को वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लिबरेट करेगा, और वो हमें डिटेक्टर में डिटेक्ट होगी, और हम उसे अलग अलग नाम देते हैं कि ये जो ग्राफ है वो यूवी रेज है, ये जो है वो विजिबल है,
बाकी के तीन कौन से थे भाई, याद है किसी को? पास चैन, ब्रैकेट और पी फन कौन से थे? नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, हाई इंफ्रारेड। हाँ, वो तीनों के तीनों इंफ्रारेड थे, सही है बिल्कुल। पहला यूवी, दूसरा विजिबल, और बाकी की तीनों सीरीज है वो क्या थी? तो वो इंफ्रारेड थी, जो बराबर है। तो यही ग्राफ है वो इसकी दूसरी पोस्टुलेट में आता है, वो याद रखिए। ये जो दूसरी पोस्टुलेट हमने यहाँ पर दी वो इसके साथ रिलेटेड है। वो ग्राफ जो है वो यहाँ पर रिपीट करना है, क्योंकि वहां पर भी हमने समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर टू हायर एनर्जी में जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, और बाद में हायर टू लोअर आते हैं बाय इमिटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वही चीज हमने ऊपर दिखाई, और वो इमिट हुई है वो फ्रीक्वेंसी अगर हम मेजर करते हैं तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्ब हुई है वो फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करते हैं तो हमने कौन सा स्पेक्ट्रा कहा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ऐसा नाम देते हैं। और स्पेक्ट्रा के पैटर्न के ऊपर से वो अननोन एटम कौन सा है वो आप इसीलिए पता लगा सकते हो। तो ये दो पोस्टुलेट थी किसकी? नील्स बोर की। तीसरी पोस्टुलेट ये एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है उसके ऊपर है, मतलब जब हायर टू लोअर या लोअर टू हायर माइग्रेशन हो, फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज होती है, एनर्जी कितनी चेंज होती है, उसके लिए उसने तीसरा एक पोस्टुलेट जो वो दिया। उसने क्या कहा कि रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी वो जब एब्जॉर्ब या एमिट होती है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, और देखो ई के लिए एक फॉर्मूला था प्लांक कांस्टेंट वाला, क्या था वो, किसी को याद है? एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है? ई म्यू। E is directly proportional to mu, मतलब कि फ्रीक्वेंसी। बट प्रोपोर्शनलिटी निकल कर हमने कुछ लिखा था, अगर आपको याद है तो E इज इक्वल टू क्या लिखा था? एच म्यू, बराबर ना? हाँ, तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट था, आप सही हो कि एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो यही चीज को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये ई सिर्फ एक जगह पर है, ऐसा इलेक्ट्रॉन के लिए है, बट यहाँ पर तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? एच म्यू। इसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। और डेल्टा ई क्या है भाई? तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस, मतलब मान लीजिए सेकेंड लेवल में से फर्स्ट लेवल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंस कितना होगा? ई टू माइनस ई वन अपॉन एच जो है वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो रेडिएशन जो एमिट हो रहा है उसकी, तो आप दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस ले लो, एनर्जी का डिफरेंस ले लो और उसे प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, तो आपको वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो इमिट होने वाली है, बराबर है। तो ये लोअर से हायर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके लिए है, ये याद रखिए। बट ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो फॉर्मूला है, उसे एक नाम दिया जाता है बोहर्स फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। तो याद रखना, बोहर्स फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लिखो ऐसा कहा जाए, या उसका यूज करके आप सम गिनो ऐसा कहा जाए, तो ये बोहर्स फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, ये हमें याद रखना है। इट इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। तो तीसरी पोस्टुलेट जो है बोहर की, वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है। लास्ट पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट, वो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसी को पता है एंगुलर मोमेंटम? फिजिक्स में आया होगा, एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम नहीं आया है तो अब आएगा। बट एंगुलर मोमेंटम जो है, ये चारों पढ़ने के बाद हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, भले ही वो कंटिन्यू घूमता रहता है न्यूक्लियस के आजू बाजू, फिर भी एनर्जी उसकी फिक्स रहती है, जो बोहर ने हमें समझाया था। बट ये फोर्थ पोस्टुलेट पहले देख लेते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट में, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में, वो कितनी होती है? तो NH अपॉन 2 पाई जितनी। अब H प्लांक कांस्टेंट है, याद करिए, हमने कुछ वैल्यू दी थी, याद है किसी को? प्लांक कांस्टेंट की याद रखने के लिए कहा था। H इज इक्वल टू कितना लिखना है? 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर इंटू सेकेंड, बराबर है। याद रहे तो रखना है, वरना पेपर में कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपको दी गई होगी, चिंता मत करो। बट इसके ऊपर से क्या पोस्टुलेट दी कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में मूव होता है जिसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, मतलब होल नंबर के मल्टीपल में हो, H अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में हो,
उतनी एंगुलर मोमेंट जब होती है वैसी ही एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। मतलब अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, ऑर्बिट नंबर 2 है तो n इज इक्वल टू 2 होगा, ऑर्बिट नंबर 3 है अगर तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो 3 इंटू प्लैंक कॉन्स्टेंट अपॉन 2 इंटू पाई, ये वैल्यू जो मिलती है वो एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जब इतनी है तो वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। तो बोहर ने ये कहा कि क्यों वो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहता है, कभी भी कहीं भी क्यों नहीं घूमता। कभी हमने ये क्वेश्चन किया कि ये दो लाइन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूमेगा, भाई जगह तो खाली ही पड़ी है, बराबर। तो ये इसलिए नहीं होता कि वहां पर उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो मैच नहीं, बराबर है। तो उसने फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम जब h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होती है वैसी ही एनर्जी लेवल पर, वैसे ही पाथ पर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, घूमता रहता है। क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कैलकुलेशन आती है मैथमेटिकल कि भाई यहाँ पर जो है वो एंगुलर मोमेंटम इतनी होती है। बट आपने अब एक सिंपल एग्जांपल देकर ये समझा देता हूँ तो सारी चीजें आपके पल्ले पड़ जाएगी। आपने वो डेथ वेल देखा होगा, मौत का कुआं, हम मेले में जाते हैं वहां पर, देखा है ना सबने। मौत का कुआं कैसे होता है, ऐसा थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है। तो अब उसमें स्पीड से जो है वो व्हीकल्स घूमते रहते हैं। अब मुझे बताओ क्यों वो स्पीड से क्यों घूमते रहते हैं, क्या है उसमें। वरना क्या होगा, अगर स्पीड कम हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, सीधा धड़ाम हाँ नीचे आएगा ना। ये जो बाइक राइडर है या कार राइडर है वो कार के साथ या बाइक के साथ नीचे आएगा। सेम थिंग यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन ये उठता था कि अगर कोई न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। उसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, खास ध्यान रखना, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर खींचे चले आने चाहिए पॉजिटिव के पास, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, वी नो दैट, बराबर है। बट होता क्या है, ये फोर्स इसे अंदर की ओर खींचता है, और जब आप कंटिन्यूअसली मूव होते हो रहते हो ना विथ एंगल, खास याद रखिएगा मैंने वर्ड बोला है विथ एंगल, मतलब आपकी मोमेंटम है बट एंगुलर मोमेंटम है। व्हेन यू मूव इन एनी डायरेक्शन एट सम एंगल, कोई एंगल बनाकर आप मूव हो रहे हो, कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हो, तो आपको बाहर की ओर भी एक फोर्स खींचता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए जो बड़े हाईवेज होते हैं उसमें जब टर्न आता है, आप देखिएगा अच्छे हाईवे है और बड़े हाईवे है, वहां पर टर्न आता है ना, तो जहां पर टर्न है वो वाला पोर्शन थोड़ा हाइट वाला रखा जाता है, और ये जो इनर पोर्शन है ना वो थोड़ा नीचा रखा जाता है। क्यों, वरना सारे व्हीकल्स जो स्पीड से जाएंगे ना वो बाहर की ओर खींचे चले जाएंगे। इसीलिए ये जो डेथ फेल होता है उसमें कंटिन्यूअसली वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है विद स्पीड। तो एक फोर्स ऐसा क्रिएट होता है कि जो उसे बाहर की ओर खींचे, बाहर की ओर मतलब वो जो दीवार होती है उसकी तरफ उसे खींचे, तो वो नीचे गिरने से उसे बचाएगा। तो ग्रेविटी तो उसे नीचे खींच ही रही होती है, बट उससे ज्यादा फोर्स, वो इतनी स्पीड से चलते हैं कि ये क्रिएट करते हैं ज्यादा वाला फोर्स बाहर की ओर। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है, बाहर की ओर खींचने वाला फोर्स। बट यहां पर तो क्या है एटम में कि जहां पर ऐसा फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स और ये टॉर्क जो है बाहर की ओर उसे खींचता है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो दोनों जब इक्वल हो जाए तो ऐसी जगह पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो सिर्फ मूव होता रहेगा, बट ना तो अंदर की ओर जाएगा ना तो बाहर की ओर जाएगा। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथवे मिलेगा और उसे हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिट ऐसा नाम देंगे, बराबर है। तो इसीलिए उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि एनर्जी अगर चेंज होती है तो वो या तो बाहर की ओर जाएगा या तो अंदर की ओर जाएगा। अगर अंदर की ओर आएगा तो एनर्जी कम होगी, बाहर की ओर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। बट वो भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर दोनों तरफ लगने वाला फोर्स इक्वल है, तो ना तो वो बाहर जा सकता है ना तो वो अंदर आ सकता है। वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा है।
दूसरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है हमने जैसे आगे कहा एम वी आर, वो कितनी होगी एन एच अपॉन टू पाई लेते हैं, मतलब वो एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल में होगी। सेकेंड ऑर्बिट है तो एन इज इक्वल टू टू लेना है। तो ये जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, 3h अपॉन टू पाई है तो ट्रिपल डिस्टेंस पर होगा। बट इट डिपेंड्स कि भाई h अपॉन टू पाई के मल्टीपल में होगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पर स्टेबल होंगे, वरना नहीं। ये चार जो पॉइंट थे वो मेन पॉइंट है, खास याद रखिए। किसके? बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। अब उसने एनर्जी की कैलकुलेशंस दी, रेडियस मतलब कि रेडियस की कैलकुलेशंस दी। वो कैलकुलेशंस के लिए दो तीन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, बट मेन ये चार पॉइंट है एटॉमिक मॉडल के। पहले में क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमता रहता है हाइड्रोजन एटम में, और वो ऑर्बिट को, वो सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहेंगे या स्टेशनरी फेज कहेंगे या ग्राउंड स्टेट कहेंगे। दूसरी पोस्टुलेट में वो ग्राफ ड्रॉ किया हाइड्रोजन वाला, इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का उसे कहते हैं। और दो लाइनें क्या कही कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज करता है वो तभी पॉसिबल है जब या तो वो एब्जॉर्ब करे एनर्जी, मतलब कि लोअर स्टेशनरी से हायर स्टेशनरी फेज में जाए, या फिर उल्टा वो इमिट करे एनर्जी, इसका मतलब हायर में से लोअर एनर्जी लेवल में माइग्रेट हो। तीसरी पोस्टुलेट वो बोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला, और फोर्थ पोस्टुलेट ये एंगुलर मोमेंटम वाली है। अब जो कैलकुलेशन उसने की वो वाली तीन चार पॉइंट हमें याद रखने हैं। जिसमें पहला पॉइंट है कैलकुलेशन में वो ये है कि जो ऑर्बिट्स है जिसे हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं उसे नंबर दिए गए, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, बराबर है। और ये ऑर्बिट के जो नंबर है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ये याद रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम नंबर आएगा एक तो लेक्चर में, बराबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट का नंबर होता है, खास याद रखिए। ऑर्बिट का नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहली चीज उसने क्या बताई कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स are designated by n is equal to 1 2 3 etc and that numbers are known as principal quantum number। दूसरी बात उसने रेडियाई के बारे में, मतलब रेडियस ऑर्बिट की कितनी होती है उसके बारे में कैलकुलेशंस की। अब कैसे डिराइव किया वो हमें नहीं पढ़ना है, बट क्या डिराइव किया ना वो डायरेक्टली पढ़ना है क्योंकि पूरा मॉडल बहुत बड़ा है। तो रेडियाई कितनी होती है तो उसने कहा कोई भी ऑर्बिट की रेडियस जो है वो ऑलवेज उसके नंबर के स्क्वायर इंटू अल्फा जीरो होती है। अब ये अल्फा जीरो क्या है तो बोहर ने एक वैल्यू दी थी जिसे बोर्स एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, और वो है अल्फा जीरो इज इक्वल टू 52.9 पाइकोमीटर। ये याद रखिएगा खास। आप एक दो बार जेई में पूछा गया है कि भाई बोहर के मुताबिक थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, तो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। R3 इज इक्वल टू, क्योंकि ऑर्बिट का नंबर 3 है, आपको थर्ड ऑर्बिट की रेडियस पूछी है तो आपको 3 का स्क्वायर करना है क्योंकि n इज इक्वल टू आपने 3 लिया यहाँ पर, और अल्फा जीरो कितना है 52.9 है। तो ये जो चीज है वो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा किसका, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस का आंसर मिलेगा। मतलब एक ही वैल्यू याद रखो 52.9। आपको कोई भी ऑर्बिट का रेडियस पूछे आपको पता चल जाएगा कि n की जगह पर वो ऑर्बिट का नंबर लिखना है और मल्टीप्लीकेशन करना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका वैल्यू कितना होगा भाई, 1 स्क्वायर मतलब 1 नहीं होगा इंटू 52.9, मतलब जो वैल्यू बोहर ने दी वही वैल्यू आएगी 52.9। इसीलिए पहली ऑर्बिट की रेडियस को बोहर्स एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, खास याद रखिए क्योंकि वो वैल्यू जितना है यहाँ पर आंसर आता है। पहली जो ऑर्बिट है वो बोहर्स एटॉमिक ऑर्बिट या बोहर्स एटॉमिक रेडियस के नाम से जाने जाते हैं। उसकी रेडियस जो है वो बोहर्स एटॉमिक रेडियस, और जो ऑर्बिट है उसे क्या कहा जाता है, बोहर्स एटॉमिक ऑर्बिट, ऐसा नाम दिया जाता है क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो ये वैल्यू जितने है, बराबर है। और ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही मायनों में आगे चल रही थी। नए जो एटम्स मिलते हैं उसमें भी ये चीजें एप्लीकेबल है, बट ये सिर्फ हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ते वो याद रखें। बाकी के एटम के लिए अलग फॉर्मूला है हमारे पास, रेडियस का भी और एनर्जी का भी, बराबर है। ये बात तो रेडियस की हुई।
रेडियस, ये वैल्यू से आप हाइड्रोजन की मेजर कर सकते हो कि हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट, हाइड्रोजन की दूसरी ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 2, हाइड्रोजन की तीसरी ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 3। बट यहाँ पर हम एनर्जी कैसे मेजर कर सके उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि कोई इलेक्ट्रॉन चाहे कोई भी नंबर की ऑर्बिट में हो, बराबर है, मतलब हाइड्रोजन जो है उसके पास वैसे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट किसी के पास से एक्सेप्ट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, बराबर है। तो एनर्जी ओपन करके वो सेकेंड ऑर्बिट में भी जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता है। तो वो जब पहली दूसरी तीसरी ऑर्बिट में या कहीं पर होगा तो उसकी रेडियस क्या है वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला दिया, बट एनर्जी के लिए क्या, क्योंकि उसने पहली पोस्टुलेट में ये कहा था बोहर ने कि एनर्जी और रेडियस फिक्स होती है, बट जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है तो वो चेंज होती है। तो कैलकुलेट कैसे करें उसके लिए भी उसने फॉर्मूला दिया। रेडियस के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, एनर्जी के लिए उसने फॉर्मूला दिया ई एन। अब एन के वो आपको पता चल गया, क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट का नंबर। ई एन इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n²। ये फॉर्मूला दिया, बट हर एक वैल्यूज जो मिलती है ना उसके आगे माइनस लिखा। ये माइनस क्यों हम समझते हैं अभी, बट वैल्यू कितनी होती है RH/n²। या हम लिख सकते हैं RH इंटू 1/n²। ये RH जो है ना वो है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द रिडबर्ग्स कांस्टेंट के वेव नंबर के फॉर्म में भी रिडबर्ग कांस्टेंट अलग होता है, और जो ये एनर्जी है उसके रिलेशन में भी रिडबर्ग कांस्टेंट अलग होता है। वेव नंबर के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो रिडबर्ग कांस्टेंट कितना था, 109677 सेंटीमीटर, बराबर है, सही है। और यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट हमें कितना लेना, तो तब हमने कहा था 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब फर्क क्या है, सिर्फ एन का फर्क है। अगर कोई आपको कहे कि हमें ऐसे हाइड्रोजन में प्रेजेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो सेकेंड ऑर्बिट में, तो आपको ये माइनस का माइनस रखना है, आर एच की जगह पर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 लेना है, और 1/n मतलब कौन सी ऑर्बिट आप ले रहे हो तो सेकेंड, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेना है। जो भी आए इसका सिंप्लीफिकेशन वो उसका आंसर, बराबर है। तो इस तरीके से हम एनर्जी जो है वो जूल में मेजर कर सकते हैं, ये याद रखिए। ये तो बात हुई सिर्फ हाइड्रोजन के लिए कि एनर्जी कैसे गेन करें, बराबर है, कैलकुलेट करें। बाकी के एलिमेंट्स के लिए क्या क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी के लिए क्या। तो बोहर ने एजम्पशंस जो दी उसके ऊपर से थोड़े कैलकुलेशन मेथड्स भी दिए, यहाँ पर हमने जो लिया। और एक ऑब्जर्वेशन ऐसा किया कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होता है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता, न्यूक्लियस की इफेक्ट नहीं होती, और वो ऐसा कब होता है जब हम उसकी एनर्जी जीरो लेते हैं। एनर्जी कितनी लेते हैं, जीरो लेते हैं, वो याद रखना। क्यों भाई ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी स्टेट के साथ रिलेटेड है, हमें पता है, सर्कुलर पाथवे के साथ रिलेटेड है। ये जो अलग अलग सर्कुलर पाथवेज है हमारे पास, मानिए कि इलेक्ट्रॉन ये पहली ऑर्बिट में, वहां से न्यूक्लियस से दूर जाता है, आपको जैसे कि पहली ऑर्बिट में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा या दूसरी ऑर्बिट में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सर पहली में होगा तो सही है, जब वो पहली ऑर्बिट में होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि वो खुद नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में जाता है। देखो आप देख सकते हो 2 नंबर में से 1 नंबर में जाता है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। अब आगे वो पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा, जब एनर्जी लेवल डिक्रीज होता है तो एनर्जी इमिट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी जो है वो इमिट होती है। मतलब इसके इन्फ्लुएंस में जब इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कम होते 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 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, लोअर होती है। और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो उसकी एनर्जी धीरे 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 क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ऐसा क्यों, जब इसे एनर्जी मिलेगी तो 1 में से 2 में जाएगा, फिर एनर्जी मिलेगी तो 2 में से कहाँ जाएगा, 3 में। तो
मैक्सिमम एनर्जी कब होगी इलेक्ट्रॉन के पास? जब वो इनफाइनाइट लेवल पर हो, बहुत दूर हो, तब उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम। और ये नेगेटिव साइन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जब नजदीक होता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी एनर्जी लोअर हुई, डिक्रीज हुई। तो एनर्जी कितनी, ये नहीं कितनी लोअर हुई है हम ये मेजर कर रहे हैं। तो ये जो है वो आगे माइनस कैलकुलेशन में इसलिए रखा जाता है कि ऑर्बिट नंबर कितनी है तो कितनी एनर्जी जो है वो लोअर हुई है, कम हुई है। तो वो जो है वो माइनस वहां पर हम लोअरिंग इन एनर्जी के लिए रख रहे हैं, वो याद रखना है। बराबर है। इससे रिलेटेड एक कंक्लूजन ये है कि भाई ये जो थियरी है पूरी, वो हाइड्रोजन को तो अप्लाई होती ही है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बट ऐसे सारे स्पीसीज को हो सकती है विच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के अलावा एक इलेक्ट्रॉन किसके पास हो सकता है, कोई कहेगा मुझे? न्यूट्रल फॉर्म में तो हाइड्रोजन के पास है। देखो हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी एक इलेक्ट्रॉन की है, बट बाकी सारे एलिमेंट में तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हीलियम है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट आप थोड़ा दिमाग लगाइए, हीलियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो क्या बन जाएगा? हीलियम प्लस बन जाएगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक डोनेट कर दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 1। हाइड्रोजन जैसी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, हाइड्रोजन जैसी कॉन्फ़िगरेशन ये गेन करेगा, सही है। वैसे ही लिथियम की बात करो आप, 3 नंबर वाला एलिमेंट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होता है, बट वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देता है वो भी हाइड्रोजन। वो भी हाइड्रोजन जैसा। इसका मतलब ये एटॉमिक मॉडल ऐसे सारे स्पीसीज को अप्लाई हो सकता है जो हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता। बराबर है। जैसे कि इसके बाद बेरिलियम आएगा तो अब आपको पता है +3, वैसे वैसे आप जा सकते हो। बट हमें शॉर्ट में ये याद रखना है कि हाइड्रोजन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे स्पीसीज को ये चीज अप्लाई हो सकती है। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला भी रिपीट किया कि जो रेडियस थी, रेडियस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? तो रेडियस के लिए हमने लिखा था n² इंटू अल्फा 0, मतलब कि n² इंटू 52.9 ऐसा लिखा था ना। बट हाइड्रोजन के लिए इसने हाइड्रोजन के अलावा का कोई एटम है एक इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसे अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला दिया डिवाइडेड बाय जेड। खास याद रखिए, ये वैल्यू को जेड से डिवाइड करें। और ये जेड क्या है? जेड हमने दिया था किसी को सिंबल, याद है किसको जेड कहते थे? एटॉमिक नंबर सर। हाँ सही है, एटॉमिक नंबर, मतलब कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो आपको जानना है। तो जेड जो है वो एटॉमिक नंबर प्रोसेस करता है। तो हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2 आएगा, लिथियम है तो 3 आएगा, बेरिलियम है तो 4 आएगा। बराबर है। तो रेडियस जो है वो कम होती जाती है। आप देखिए, अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो रेडियस कम होती है। ऐसा क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ता है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक घूमना शुरू होगा, और इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है इसका मतलब क्या है? इसकी रेडियस क्या हो गई? कम हो गई। खास याद रखिए, इसलिए यहाँ पर जेड जो है तो डिनोमिनेटर में रखा गया है, और वो एटॉमिक नंबर जितना होता है जेड जो है। बराबर है। तो ये बात जो हमने कही वो रेडियस के लिए थी। वैसे एनर्जी के लिए फॉर्मूला दिया जो आगे था वही रिपीट किया एक्चुअली में, कि एनर्जी जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिटल में है, nth ऑर्बिट में है, वो कितनी होती है? 2.18 इंटू 10⁻⁻⁸। हमने 1/n² लिखा था, याद करिए आगे हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पर इसने Z² लिखा, वहां पर कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर। बराबर है। तो Z² है मतलब एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, तो उतनी एनर्जी कम होगी क्योंकि आगे माइनस है। तो जैसे जैसे नजदीक इलेक्ट्रॉन आता है उतनी एनर्जी डिक्रीज हुई होती है, न्यूक्लियस के नजदीक आता है उतनी एनर्जी डिक्रीज हुई होती है। तो Z²/n² अगर यूज किया है तो वो हाइड्रोजन जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए याद रखिए। और अगर 1/n² है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, वो आपको याद रखना है। बराबर है। तो
ये जो चीजें है वो बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने समझाई है, खास करके। बराबर है। एक टॉपिक ऐसा है जो ये शुरुआत में मैंने कहा भाई वेवलेंथ वाला जो फॉर्मूला है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेल्टा ई की वैल्यू जो है रीडेबल कांस्टेंट टू 10 टू द पावर -18 जो है वो एनर्जी वाले फॉर्मूला में है, तो वेव नंबर वाला फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करें उसको हमने सबसे पहले एज्यूम किया, यही चीज को आगे बढ़ाते थोड़ा। हमने आगे डेल्टा ई लिया था, अगर आपको याद है डेल्टा ई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं E2 माइनस E1, इतना सबको पता है। और E की वैल्यू जो है, E का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा ई या E इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। बराबर है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस RH/n²। और यही वैल्यू को हम ये 2 और 1 के साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस RH, और यहाँ पर क्या आएगा 1/, ये n है तो हम n² लेंगे माइनस। अब क्या होगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, बट बाद में रखते हैं RH/n, ये 2 था, ये 1²। 1 मतलब शुरुआती एनर्जी लेवल, 2 मतलब फाइनल एनर्जी लेवल। जहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 2, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो 1। अब दोनों में से RH तो कॉमन निकल जाएगा। बराबर है, मैथमेटिकल स्टेप्स ही हमें करने हैं। दोनों में से RH क्या निकल जाएगा, कॉमन। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, RH इंटू ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए उसे मैं आगे लिख सकता हूँ 1/n1² माइनस 1/n2²। मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल था, ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि बीच में क्या आया, माइनस आया। बराबर है। अब ये RH की वैल्यू तो हमें पता है भाई, तो वो क्यों ना हम रख दें इसे। RH इज इक्वल टू क्या था, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसमें माइनस मत कर देना गलती से, क्योंकि वो माइनस हमने यूज कर लिया हम जरा। 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, पुराना वाला फॉर्मूला याद करो, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई बाई एच। बराबर है, तो इसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, ये एनर्जी मिल गई। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, तो डेल्टा ई बाई एच। तो डेल्टा ई की ये पूरी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन एच, 1/n1² माइनस 1/n2²। एच की वैल्यू भी हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बराबर है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। और एच इज इक्वल टू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो आंसर कितना आता है, 1 2 3 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 15, 1/n1² माइनस 1/n2²। बराबर है, ये बात क्या मिला, फ्रीक्वेंसी मिली हमें। और अब आता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, तो वेव लेंथ का उल्टा, या फिर वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है, कितनी है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, कौन बोलेगा, 3 into 10⁻⁸। हाँ, मीटर पर सेकंड में जाए तो 3 इंटू 10⁸। बराबर है। और ये 1/n1² माइनस 1/n2² तो साथ में आएगा लास्ट तक। ये 3 पॉइंट समथिंग था, याद रखिएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। बराबर है। और यहाँ पर मल्टीपल था 10 टू द पावर 15 अपॉन 10 टू द पावर 8, मतलब वहां पर 10 टू द पावर 7 आ जाएगा, तो वो वाली वैल्यू ही आती है 1.09677 10 टू द पावर, यहाँ पर आएगा 7। बट याद रखिए कि पर मीटर आएगा, ये वैल्यू तो लिखनी है 1/n1² माइनस 1/n2²। ये पर मीटर है, हमें तो पर सेंटीमीटर में वो वैल्यू दी थी, तो 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 5
और सेंटीमीटर आएगा, और 10 टू द पावर 5 है, उसे इसके साथ जोड़ दो तो क्या होगा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। बराबर, ये वैल्यू सब जगह पर लिख दिया है, यहाँ पर आएगी बीच बीच में।